हेलो फ्रेंड, वेलकम टू विनीत एजुकेशन। आज की इस वीडियो में जो है हमारा मध्यकालीन भारत का इतिहास से संबंधित ऑब्जेक्टिव वीडियो है। इसमें पूरा मध्यकालीन भारत से लिया गया है। इससे पहले आपको मध्यकालीन भारत का संपूर्ण ऑब्जेक्टिव वीडियो उपलब्ध करा दिए गए हैं। यदि आप अभी नहीं देखे हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा, आप उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इसमें 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसमें से सारे के सारे महत्वपूर्ण हैं, परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है तथा बहुत ऐसे प्रश्न हैं जो परीक्षा में आ चुके हैं, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी इसमें शामिल किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है, किस शासक ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया था? अकबर, हुमायूं, शाहजहां, बाबर। तो आपको पता होगा कि काबुल के क्षेत्र में है जो शाहरुख नामक सिक्के का प्रचलन है वो कराया था, वो बाबर कराया था। और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बाबर। कई बार यह भी प्रश्न पूछ चुका है कि यह कैसा सिक्का चलाया था, तो चांदी का सिक्का चलाया था, जिसका प्रचलन काबुल के क्षेत्र में हुआ था बाबर के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, बाबर। चित्तौड़गढ़ में स्थित विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ पर प्रशस्ति लेख के लेखक निम्न में से कौन थे? तो चैता, मंडन, महाराणा विक्रम, अभी और महेश। तो मालवा विजय के उपलक्ष्य में मेवाड़ के राणा कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया था। कभी कभी ये भी प्रश्न पूछता है कि कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने किया था? तो चैता ने किया था, जबकि इस स्तंभ के प्रशस्तीकरण जो है वो अभी और महेश के द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रशस्ति लेख के अभी और महेश। भारतीय उपमहाद्वीप का लेख लिखने का कार्य गजनी के सुल्तान महमूद द्वारा किस विद्वान को सौंपा गया था? उत्वी, फिरदौसी, अलबरूनी या बैहाकी। तो मैंने बताया था कि भारतीय उपमहाद्वीप का लेख लिखने का कार्य है वो महमूद गजनवी ने अलबरूनी को सौंपा था। अलबरूनी महमूद गजनवी के साथ 11वीं सदी में भारत आया था। उसने किताबुल हिंद की रचना की, जिसे तहकीके हिंद के नाम से भी जाना जाता है। इसमें तत्कालीन भारत की सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन की जानकारी इस पुस्तक से मिलती है, तो आप इसे याद रख सकते हैं। दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा शासक था जो ईरानी या फारसी त्योहारों एवं प्रथाओं की शुरुआत की थी? तो मैंने बताया था कि फारसी त्योहार एवं प्रथाओं की शुरुआत है वो बलबन के द्वारा किया गया था, जिसमें खास करके सिजदा प्रथा यानी झुक करके सलाम करना तथा पबोस यानी झुक कर पैरों को चूमना, ये सब प्रथा है वो बलबन के द्वारा चलाया गया था। इसके अलावा फारसी त्योहार नवरोज का जो आरंभ है या प्रारंभ है वो बलबन के द्वारा ही कराया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बलबन। नेक्स्ट है, सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था में काजी उल कुजात किस विभाग से संबंधित था? तो विदेश विभाग से, धर्म विभाग, दान विभाग या न्याय विभाग से? तो ये संबंधित था न्याय विभाग से। न्याय के मामले से संबंधित जो कार्य है वो इन्हीं को सौंपा जाता था और ये न्याय जो है वो कहते थे। तो नेक्स्ट है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद उसे कहाँ दफनाया गया था? दिल्ली में, काबुल, कांधार में या लाहौर में? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु है वो 1210 ईस्वी में हुआ था। चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरकर हुआ था। इसकी जो राजधानी थी वो लाहौर थी। इसने कभी भी दिल्ली पर शासन नहीं किया था, तो इसके मृत्यु के पश्चात है वो लाहौर में ही दफना दिया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाहौर। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो गुलाम कैकुबाद, शमशुद्दीन क्यूमर्स, बहाउद्दीन या महमूद शाह? तो गुलाम या अर्थात दास वंश का अंतिम शासक
क्यूमर्स था, शमशुद्दीन क्यूमर्स था, जिसकी हत्या कर खिलजी वंश की है वह स्थापना 1290 ईस्वी में हो जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शमशुद्दीन क्यूमर्स। इस्लामी वास्तुकला का रत्न किसे कहा जाता था? जमियत खाना मस्जिद को, हजार खम्मा महल को, श्री का किला को, या अलाई दरवाज़ा को? तो अलाई दरवाज़ा का निर्माण है वो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। इसमें इस्लामी वास्तुकला का रत्न इसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, अलाई दरवाज़ा। प्रसिद्ध धारा नगरी विद्या केंद्र के रूप में प्रचलित था, यह क्षेत्र किस राजपूत वंश से संबंधित था? तो धारा नगरी वर्तमान में है वो एमपी में है। यह एक संस्कृत विद्यालय है जिसका निर्माण है वो परमार वंश के शासक राजा भोज के द्वारा कराया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परमार वंश। चंदावर का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था या किस नदी के किनारे हुआ था? यमुना, गंगा नदी, घाघरा नदी, या सतलज नदी? तो चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी तथा गढ़वाल वंश के जो शासक थे कन्नौज के क्षेत्र में वो जयचंद के बीच हुआ था, जिसने जयचंद के जो है वो हार हो जाती है और गौरी जीत जाता है। और यह जो युद्ध हुआ था वो यमुना के किनारे हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा यमुना नदी। हिंदुशाही राज्य का कौन सा शासक तुर्कों से बार बार पराजित होने के कारण आत्महत्या कर लिया था? तो अनंतपाल, भीमपाल, जयपाल, या जयचंद? तो आप लोग को पता होगा कि पंजाब के हिंदुशाही वंश के शासक जयपाल महमूद गजनवी से बार बार पराजित हो जा रहा था। तो अपने निरंतर पराजय से इतना अपमान जो है अपमानित महसूस करता है कि अंत में है वो जयपाल आत्महत्या कर लेता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, जयपाल। सिंध विजय के पश्चात निम्न में से किसने सर्वप्रथम जजिया कर लगाया था? तो सिंध विजय के पश्चात सर्वप्रथम जजिया कर है वो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा लगाया गया था। इस प्रश्न को घुमा फिरा कर किस तरह से पूछता है आइए देखते हैं। तो इसमें कहा गया कि किसके द्वारा सर्वप्रथम जजिया कर लगाया गया था? तो वो अरबों के द्वारा लगाया गया था। अब ध्यान रखिएगा। और जजिया कर की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? तो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा पहली बार किया गया था मध्यकालीन भारत में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। भेड़ा घाट जो जबलपुर में है उसका प्रसिद्ध 64 योगिनी मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा कराया गया था? कलचुरी चेंदी, चौहान वंश, परमार वंश, या प्रतिहार वंश? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कलचुरी चेदी वंश के द्वारा है वो करवाया गया था योगिनी 64 मंदिर का निर्माण। अष्टभुजीय मकबरे का उदय किस वंश के समय देखने को मिलता है? खिलजी वंश, तुगलक वंश, शक्की वंश, या बहमनी वंश? तो अष्टभुजीय मकबरे का उदय है वो तुगलक वंश के समय हमें देखने को मिलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, तुगलक। ईश्वर व्यक्ति के गुणों को जानता है पर वह उसकी जाति के बारे में नहीं पूछता क्योंकि दूसरे लोक में कोई जाति नहीं होता। यह कथन किसके हैं? नानक, तुलसीदास, बाबा फरीद, या कबीर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह कथन गुरु नानक का है। गुरु नानक का जन्म है वो तलवंडी में हुआ था, वो वर्तमान में पाकिस्तान में है 1469 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर राज की ओर से युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? वीर सिंह, सदाशिव राय, राम राय, या कृष्णदेव? तो तालीकोटा के युद्ध आपको पता होगा कि 1565 ईस्वी में हुआ था, विजयनगर एवं बहमनी साम्राज्य के बीच हुआ था। इसमें विजयनगर साम्राज्य का नेतृत्व है वो राम राय के द्वारा किया गया था, जो उस समय एक मंत्री के पद पर आसीन था। हालांकि इस समय विजयनगर साम्राज्य के जो राजा थे वो सदाशिव थे और उनके ही मंत्री राम राय थे, जो इस युद्ध का नेतृत्व किया गया था राम राय के द्वारा ही। तो इसका राइट आंसर राम राय हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन कादरी सिलसिले का संत नहीं थे?
अब्दुल कादिर जिलानी, सैयद मोहम्मद जिलानी, शेख मियाँ मीर, अमीर हसन देहलवी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमीर हसन देहलवी। ये कादरी सिलसिले के संत नहीं थे, बल्कि ये चिश्ती संप्रदाय या चिश्ती सिलसिले के संत थे। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। विदेशी यात्री निकितन बहमनी साम्राज्य के किस शासक के दरबार में आया था? मोहम्मद शाह प्रथम, शिहाबुद्दीन अहमद, मोहम्मद शाह तृतीय या अलाउद्दीन अहमद शाह। तो आप लोग को पता होगा कि निकितन मोहम्मद तृतीय के समय है वो विजयनगर साम्राज्य आया था या यात्रा किया था। ये भी कभी कभी पूछ जाता है कि किस देश की यात्री थे, तो ये रूस की यात्री थे। आप ध्यान रखिएगा, निकितन जो थे वो रूसी यात्री थे जो मोहम्मद शाह तृतीय के दरबार में आए थे। नेक्स्ट है, देवराय प्रथम के संदर्भ में कौन सा कथन है वो सत्य है? पहला कथन है कि देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर बांध बनाकर अपनी राजधानी विजयनगर तक निकलवाई थी। दूसरा कथन है इसके शासनकाल में निकोलो कॉन्टी ने विजयनगर की यात्रा की। इसके दरबार में, तीसरा कथन है, इसके दरबार में हर विलास के रचनाकार प्रसिद्ध तेलुगु कवि श्रीनाथ रहते थे। तो इसमें पहला कथन बिल्कुल सही है, देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर जो है वो बांध बनाया था और विजयनगर तक निकलवाया था नहर। दूसरा कथन भी बिल्कुल सही है, निकोलो कांटी है वो विजयनगर साम्राज्य की यात्रा किया था देवराय प्रथम के समय। तीसरा कथन बिल्कुल गलत हो जाएगा, केवल 1 और 2 कथन सत्य है, क्योंकि प्रसिद्ध तेलुगु कवि श्रीनाथ जो थे वो विजयनगर की यात्रा किया था, वो किए थे देवराय प्रथम के समय नहीं, बल्कि देवराय द्वितीय के समय, जो इनके राज कवि थे। देवराय द्वितीय के राज कवि थे और देवराय द्वितीय के दरबार में रहते थे। तो आप ध्यान रखिएगा, ये हर विलास के रचनाकार थे देवराय द्वितीय। आदिलाबाद का किला एवं जहांपनाह नगर का निर्माण किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, मुबारक खिलजी। इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा आदिलाबाद और जहांपनाह नगर का है वो निर्माण कराया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो सत्य है? पहला कथन है 2 अस्पा। इसमें 2 अस्पा में मनसबदारों को अपने सवार पद के 2 गुने घोड़े रखने पड़ते थे। कथन 2 है सिंह अस्पा। इसमें मनसबदारों को अपने सवार पद के 3 गुने घोड़े रखने पड़ते थे। तो जहांगीर के समय मैं आप लोग को बता देता हूँ, आप लोग जानते होंगे कि जहांगीर ने मनसबदार में कुछ चेंजिंग किया था और चेंजिंग करके 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा का है वो निर्माण कराया था। तो आप लोग याद रखिएगा कि 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा किसके समय में लागू हुआ था? तो वो जहांगीर के समय लागू हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों कथन है वो सही है। कौन सा क्षेत्र मध्यकाल के समय पूर्व के सिराज के नाम से जाना जाता था? कन्नौज, उज्जैन, जौनपुर या फिरोजपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जौनपुर। आप लोग को याद होगा कि जौनपुर में ही शेरशाह की शिक्षा दीक्षा प्राप्त हुई थी। वही भाग कर चले गए थे अपने घर से, तब जौनपुर में ही उनकी शिक्षा दीक्षा हुआ था और वही जौनपुर है वो पूर्व के सिराज के नाम से प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि किस सिख गुरु की हत्या मुगल शासक के द्वारा कराया गया था? तो गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु तेग बहादुर या गुरु अर्जुन देव। तो 2 सिख गुरु हैं जिनकी हत्या मुगलों के द्वारा कराया गया था। पहला है गुरु अर्जुन देव, जिसकी हत्या है वो जहांगीर के द्वारा हुआ था, और दूसरा है तेग बहादुर, जिसकी हत्या है वो औरंगजेब के द्वारा कराया गया था। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो गुरु अर्जुन देव की हत्या कराया था वो जहांगीर के द्वारा कराया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, अर्जुन देव। जहांगीर ने एक शेर को मारने के कारण किसे शेर अफगान की उपाधि दिया था? आसफ खां को,
एतमादुद्दौला को, अली कुली बेग को, या खुर्रम यानी शाहजहां को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अली कुली बेग को है वो एक शेर मारने के कारण अफगान शेर की उपाधि दिया था जहांगीर ने। शेरशाह सूरी को साम्राज्य निर्माता एवं प्रशासक के रूप में किस मुगल शासक को पूर्वगामी माना जाता है? तो पूर्वगामी माना जाता है किस शासक को मुगल वंश के? बाबर, हुमायूं, अकबर या शाहजहां? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर, क्योंकि अकबर ने बहुत ऐसे कार्य किए थे जो शेरशाह से प्रेरित था, यानी शेरशाह को देखकर ही ये किया था अकबर ने। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुके बाबरी या बाबरनामा किस भाषा में लिखा था? अरबी, फारसी, तुर्की या उर्दू? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तुर्की ने अपनी आत्मकथा है वो बाबर ने लिखा था। निम्नलिखित में से किस पुस्तक में मोहम्मद गौरी के भारत विजय तथा नव स्थापित तुर्क सल्तनत का विवरण मिलता है? किस पुस्तक में? ताजुल माहिरी, मासिर या तबकात नासिरी, किताबुल हिंद, फतवा जहांगीरी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तबकात नासिरी के द्वारा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि तबकात नासिरी पुस्तक के लेखक कौन थे। भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? अरबों को, अफगानों को, तुर्कों को या ईरानियों को? तो इस्लाम धर्म के अनुयायियों में से भारत में सर्वप्रथम प्रवेश करने वाले थे वो अरब थे। अरब सिंध पर अधिकार करने में सफल रहे थे, किंतु उनकी जो सत्ता थी वो अस्थायी थी। वे इस्लाम व भारत के बीच आरंभिक संपर्क अवश्य स्थापित कर चुके थे, परंतु भारत में जो मुस्लिम सत्ता की स्थापना है वो हुआ था तुर्कों के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत में मुस्लिम सत्ता का श्रेय किसे जाता है स्थापना का? तो वो तुर्कों को जाता है। अनवार सुहाइली नामक ग्रंथ किसका अनुवाद है? पंचतंत्र का, महाभारत, रामायण का या सूरसागर का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंचतंत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शाहजहांनामा के लेखक कौन है? शाहजहां, अब्दुल कादिर बदायूनी, अबुल फजल या इनायत खां? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनायत खां है जो शाहजहांनामा के लेखक हैं। विजयनगर के सैनिकों और असैनिकों को राजा वेतन के बदले या उसकी अधीनस्थ सेवा के रख रखाव के लिए विशेष भूखंड देता था, जो क्या कहलाता था? चतुर्वेदी मंगलम, अमरम, उवली या कुटगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमरम। विजयनगर साम्राज्य में जो सैनिक या सैनिक थे उसको राजा वेतन देने के बदले उसको क्या करते हैं? भूखंड देते थे या भूमि का एक टुकड़ा देते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो कहलाते थे अमरम। मुगलों की राजभाषा क्या थी? फारसी, अरबी, उर्दू या तुर्की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुगलों की जो फारसी भाषा थी, मुगलों की जो राजभाषा थी वो फारसी थी। मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको बाबुल मक्का या मक्का द्वार कहा जाता है? कालीकट को, कैवे, वरूच या सूरत को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूरत को बोला जाता है मक्का द्वार या बाबुल मक्का, क्योंकि इसी के रास्ते से वो ट्रेड होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के किसका महत्वपूर्ण योगदान है? अबुल फजल का, फैज, अब्दुल रहीम खान खाना या अब्दुल कादिर बदायूनी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अब्दुल रहीम खान खाना। अब्दुल रहीम खान खाना थे वो अकबर के नवरत्नों में से एक थे। दिल्ली का वह शिक्षा केंद्र जो मदरसा ए बेगम कहलाता था किसके द्वारा स्थापित किया गया था? गुलबदन बेगम, माहम अनगा, जिया उनिशा या जहारा बेगम? माहम अंगा। इसका राइट आंसर माहम अंगा हो जाएगा।
जो महामंगा थी वो अकबर की धाय माँ थी, जिसका पेटीकोट शासन पर आधिपत्य था, यानी प्रभाव था। निम्नलिखित में से किसने हितोपदेश का फारसी भाषा में अनुवाद कराया था? दारा सिको, फैजी, अब्दुल कादिर बदायूनी या ताजुल माली? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ताजुल माली। तबकात ए अकबरी किसने लिखा था? अबुल फजल, अब्दुल कादिर बदायूनी, अब्बास खां शखानी या निजामुद्दीन अहमद? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निजामुद्दीन अहमद के द्वारा है वो तबकात ए अकबरी लिखा गया था पुस्तक। किस मुगल शासक ने चित्रकला की नींव रखी थी? तो चित्रकला की जो नींव रखी थी वो हुमायूं ने रखी थी, पर चित्रकला जहांगीर के समय है वो शीर्ष पर था, अपने चरम शीर्ष पर था। इसलिए जहांगीर के शासनकाल को बोला जाता है चित्रकला का सुवर्ण काल कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हुमायूं। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? पातशाहनामा के जो लेखक थे वो अब्दुल लाहौरी थे, बाबरनामा के लेखक बाबर, तारीख सिरशाही के लेखक अब्बास खां सरवानी, ताजुल मासरी को जो लेखक थे वो हसन निजामी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें से सभी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संगीत वाद्य जो यंत्र है वो बजाने में अकबर की दस्तक थी? तो सितार, पखावज, नगाड़ा या वीणा? तो औरंगजेब एक कट्टर मुसलमान था या कट्टर मुगल शासक था। इसने अपने शासनकाल में गाने बजाने या संगीत पर है वो रोक लगा दिया था, प्रतिबंध लगा दिया था। परंतु एक और बात है कि जो औरंगजेब है वो एक वाद्य यंत्र है, वो यानी वीणा, वाद्य यंत्र वीणा है, वो बजाने में काफ़ी औरंगजेब उस्ताद था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब वीणा बजाने में काफ़ी उस्ताद था। और एक और बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि अकबर जो है वो नगाड़ा बजाने में उस्ताद था। इसका राइट आंसर वीणा हो जाएगा। मुगल चित्रकला के विषय में कौन सा कथन है वो सत्य है? युद्ध दृश्य, पक्षी पक्षी एवं प्राकृतिक दृश्य, दरबारी चित्रण, व्यक्ति चित्रण या दृश्य? तो इसमें ये कहा गया है कि किस तरह का है वो चित्रकला है या चित्र है वो मुगल शासक में या मुगल दरबार में बनाया जाता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो सभी। इसमें से सभी है वो मुगल चित्रकला है वो मुगल के दरबार में है वो बनाए जाते थे। प्रसिद्ध शैली किशनगढ़ी शैली किस कला के नाम से जाना जाता है? मंदिर कला, चित्रकला, मूर्ति कला या युद्ध कला? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो किशन शैली है वो चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। अकबर के दरबार में संगीतज्ञ यानी ध्रुपद गायक निम्न में से कौन थे? तानसेन, हरिदास, सूरदास या विलास खां? तो इसमें एक तो थे तानसेन जो थे वो अकबर के दरबार में रहते थे या दरबारी संगीतज्ञ थे, और दूसरा जो थे वो हरिदास थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। निम्नलिखित सूफीवाद के सिलसिलों में कौन संगीत के विरुद्ध था? तो इसमें कौन सा संगीत के विरुद्ध था? आप लोग पढ़े होंगे कि औरंगजेब है वो अपने दरबार में है वो संगीत पर रोक लगा दिया था। तो औरंगजेब जो था वो नक्शबंदी सिलसिले का संप्रदाय का अनुयायी था। तो ये भी हो जाएगा नक्शबंदी, क्योंकि इसमें भी संगीत का विरोध किया गया है और इसी सिलसिले का जो था वो औरंगजेब था। सभी भक्ति संतों में मध्य एक समान विशेषता था कि उन्होंने कथन 1 है अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। कथन 2 है स्त्रियों को मंदिर जाने को प्रोत्साहित किया। 3 है मूर्ति पूजा पर बल दिया, और डी है कि जाति पाति का भेदभाव किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। सभी भक्ति संत थे उसमें एक समान विशेषता थी कि जो भी वाणी जो थी वो अपनी भाषा में लिखते थे, वो भाषा में जिसे भक्त आसानी से समझ सकते थे। तो इसमें एक कॉमन मिलता है।
दिल्ली सल्तनत के किस शासक के समय खालसा भूमि का विस्तार है वो सर्वाधिक हुआ था? तो इल्तुतमिश के समय, अलाउद्दीन खिलजी के समय, बलबन के समय या फिरोज शाह तुगलक के समय? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी के समय। खालसा भूमि क्या होता है? तो खालसा भूमि वह भूमि होता है जिस पर सरकार का नियंत्रण होता है, अर्थात राजा का नियंत्रण होता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। इसने क्या किया था अलाउद्दीन खिलजी ने कि जितने भी भूमि था दान में दिया हुआ वो खालसा भूमि में उसको बदल देता है। भक्ति संत रामानंद का जन्म कब हुआ था? 1027 ईस्वी, 1082 ईस्वी, 1199 ईस्वी या 1299 ईस्वी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1299 ईस्वी में रामानंद का जन्म हुआ था, वो प्रयाग में हुआ था। औरंगजेब द्वारा लिखा गया पत्रों को संकलन किया गया है किसमें? ए है रुकाते आलमगीरी, फतवा ए आलमगीरी, ताजुल ए दिलकुशा, डी है नूरखाए दिलकुशा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा रुकाते आलमगीरी। विभिन्न ग्रंथों के अनुवाद एवं विद्वानों के संबंध में कौन सा कथन है वो सत्य है? पंचतंत्र के जो थे वो अनुवाद है वो अब्दुल फजल के द्वारा किया गया था, रामायण वैदायनी के द्वारा, लीलावती जो है फैजी के द्वारा, महाभारत है वो फैजी वरदायनी एवं नकीब खां के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इसमें से कोई नहीं। प्रसिद्ध विठल स्वामी मंदिर जिसके 56 लक्षित स्तंभ हैं वो संगीतमय स्वर निकलते हैं, वो कहाँ स्थित है? बेलूर में, हम्पी में, नागलपुर में या उदयगिरी में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम्पी में। हम्पी में है वो स्वामी विठल मंदिर है जिससे लगभग 56 है वो स्वर निकलते हैं, संगीतमय स्वर निकलते हैं। हम्पी में है वो कर्नाटका में स्थित है। तो आज का 20 क्वेश्चन पूरा हो गया। आई होप आप लोग के सीरीज काफ़ी पसंद आया होगा। आपको वीडियो अच्छी लगी है, मेहनत अच्छी लगी है तो प्लीज़ जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।